Hello students, welcome back to our YouTube channel आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। कल हमने केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पार्ट 2 के बारे में कुछ डिस्कशन किया था और उसमें हमने बात की थी एक तो ट्रैंक्विलाइजर्स प्रशांतक के बारे में। प्रशांतक क्या होते हैं? जो मानसिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त किए जाते हैं ये प्रशांतक होते हैं और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। फिर दूसरी हमने बात की थी बारबिट्यूरेट्स के बारे में कि बारबिट्यूरेट्स भी प्रशांतक ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। इसके बाद बात की थी हमने एंटी माइक्रोबायल्स प्रति सूक्ष्म जीवी के बारे में, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एंटीबायोटिक्स और एक होता है एंटीसेप्टिक, एक हमने बात की थी डिसइंफेक्टेंट। तो ये कुछ 3 टाइप्स थे। हमने एंटी माइक्रोबायल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमने डिस्कशन किया था एंटीबायोटिक्स का, जिसको हमने कहा था कि ये मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग 2 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, एक तो जो होता है क्या करता है, जीवाणुओं को बिल्कुल मार देता है और एक क्या करता है, उनकी वृद्धि को कम कर देता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो थे हमने इसको मोड ऑफ एक्शन यानी कि इनकी क्रियाविधि के आधार पर 2 भागों में बांटा था, जिसको हमने कहा था एक तो जीवाणुनाशी और एक हमने कहा था जीवाणुरोधी। ठीक है, तो ये तो डिस्कशन हुआ हमारा कल का। अच्छा, कल हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी स्पेक्ट्रम के बारे में कि जीवाणुओं की जो विस्तृत परास होती है उस पर किस तरीके से आपके एंटीबायोटिक्स कार्य करते हैं। ये हमने 3 टाइप और बांटे थे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये तो कल की बात हमने की। अब हम आज देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की, कि जैसे कि हमारे डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से प्रतिजैविक काम में आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहला है जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कल हमने बताया था कि इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो पेनिसिलिन के भी अलग अलग व्युत्पन्न बन चुके हैं नए नए, और जो पेनिसिलिन जी है इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कुछ अर्ध संश्लेषित इसके नए व्युत्पन्न बनकर के सामने आए हैं, जैसे कि एक एम्पिसिलिन है और एक है एमॉक्सिलिन। ये पेनिसिलिन के ही 2 नए अर्ध संश्लेषित रूप हैं। पेनिसिलिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? न्यूमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस जो रोग होते हैं इनके उपचार में पेनिसिलिन का यूज़ किया जाता है। एक बात जो पेनिसिलिन को प्रेस्क्राइब करने से पहले ध्यान में रखते हैं डॉक्टर्स, वो ये होता है कि कुछ लोग पेनिसिलिन को लेकर के सेंसिटिव हो सकते हैं, यानी कि उनकी स्किन जो होती है वो इस बात को लेकर के संवेदी हो सकती है कि पेनिसिलिन कहीं उनके शरीर में एलर्जी ना पैदा कर दे। तो इसके लिए जब भी डॉक्टर पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब करेगा तो उससे पहले क्या करेगा, वो चेकअप करता है कि कहीं बॉडी जो है वो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है कि ये पेनिसिलिन की एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे सामने बना रखी है। यहाँ पर जो वेरिएबल है या जो चेंज हो सकता है वो क्या है, वो ये आर समूह है। ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है, और जब ये चेंज होगा तो ही हमारे सामने पेनिसिलिन के अलग अलग व्युत्पन्न बन करके सामने आएंगे। जैसे हम बात करें पेनिसिलिन जी की, अगर आप आर को चेंज करते हैं और आर की जगह पर ये समूह लगा देते हैं तो इससे पेनिसिलिन जी की संरचना प्राप्त होगी। यदि एम्पिसिलिन की बात करें तो जब हम आर की जगह पे ये समूह लगा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एम्पिसिलिन प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो है वो ये है कि पेनिसिलिन मार्केट में कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, इस तरीके से मार्केट के अंदर ये बिकती है। और एक चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या होती है कि जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाकर के रोगों से लड़ते हैं। यानी कि इनको हम क्या करते हैं, इनको हम शरीर के अंदर लेते हैं, ओरली भी ले सकते हैं या फिर ये इंजेक्ट भी किए जा सकते हैं बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी के अंदर जाकर के सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। फिर बात आती है क्लोरेम्फेनिकॉल की, कि क्लोरेम्फेनिकॉल क्या होता है। तो क्लोरेम्फेनिकॉल जो है ये भी एक प्रतिजैविक है और इसको क्लोरोमाइसिटिन भी बोला जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो पेचिश, न्यूमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, टाइफाइड आदि जो संक्रमण होते हैं उनको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो क्लोरेम्फेनिकॉल होता है, इस क्लोरेम्फेनिकॉल का जठरांत पथ यानी कि जो हमारी आहार नाल होती है उसके अंदर तेज़ी से अवशोषण हो जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है क्लोरेम्फेनिकॉल का स्ट्रक्चर है, और मार्केट के अंदर आपको ये किस तरीके से अवेलेबल होगा, ये इस तरीके से आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। फिर बात करते हैं दूसरे प्रतिजैविक की, जो कौन होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका जो यूज़ होता है वो तपेदिक रोग में किया जाता है।
और ये एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। कल हमने बात की थी विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक क्या होते हैं उसके बारे में। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही जीवाणुओं को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहलाते हैं। मस्तिष्क ज्वर और जो निमोनिया होता है उसके उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है टेट्रासाइक्लिन्स की। टेट्रासाइक्लिन्स क्या होते हैं, ये भी प्रतिजैविक होते हैं। और टेट्रासाइक्लिन्स वर्ग में से ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसमें से ओरियोमाइसिन का यूज़ करते हैं हम लोग नेत्र रोगों के संक्रमण में, यानी कि जब नेत्र से संबंधित कोई संक्रमण हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और टेरामाइसिन का जो उपयोग होता है ये किया जाता है टाइफाइड के उपचार में। ये देखो टेट्रासाइक्लिन्स मार्केट में किस तरीके से अवेलेबल होगी, आपको इस तरह से कैप्सूल्स और टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है। फिर बात आती है सल्फा औषधियों की, सल्फा ड्रग्स की। सल्फा औषधियाँ या सल्फा ड्रग्स, जब कल हमने प्रोंटोसिल के बारे में डिस्कशन किया था तो मैंने आपसे बताया था कि प्रोंटोसिल की एक इकाई होती है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये हमारे शरीर के अंदर इसी तरीके से जाकर के कार्य करती है, यानी कि प्रोंटोसिल शरीर में जाकर के टूट जाता है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनेमाइड में, और वही वास्तव में क्या करती है, क्रिया करती है। तो वहाँ पर से हमने कहा था कि जब प्रोंटोसिल की डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद ही हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, सल्फा औषधियों के बारे में। तो सल्फा औषधियाँ क्या होती है, सल्फोनेमाइड और इसके जो व्युत्पन्न होते हैं ये सल्फा औषधियाँ कहलाती हैं। और इनका उपयोग कोई जीवाणु जो होता है इसके संक्रमण से होने वाले जो रोग होते हैं उनके उपचार में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे सल्फाडाइजीन, सल्फाग्वानिडीन, सल्फापिरिडीन और सल्फाथायोजोल। देखो सल्फाडाइजीन या सल्फाग्वानिडीन या सल्फापिरिडीन या सल्फाथायोजोल जो भी हैं सल्फा औषधियाँ, इन सब की एक बेसिक यूनिट होती है ये वाली, ठीक है। ये जो बेसिक यूनिट होती है, इस बेसिक यूनिट के अंदर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो एक H है, जब इसको हम R से प्रतिस्थापित कर देंगे एल्किल समूह से, तो ये अलग अलग समूह हो सकते हैं। और जब ये समूह चेंज हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये सल्फा व्युत्पन्न बन जाएंगे आपके पास। जैसे यहाँ देखिए कि R चेंज हो गया है तो ये क्या बन गया, सल्फा डाइजीन बन गया। दूसरा देखते हैं, ये देखो यहाँ पे फिर से एक R चेंज हो गया और ये क्या बन गया, सल्फा पिरिडीन बन गया। जब हमने यहाँ पे R को चेंज किया तो ये क्या बना, सल्फा थायोजोल। और जब यहाँ हमने R को चेंज किया तो क्या बन गया, सल्फा गुआनिडीन। तो ये तो बात हुई कुछ इम्पॉर्टेंट प्रतिजैविकों के बारे में जो कि डेली लाइफ में भी काम में आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, जो क्या है, एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स या जिसको हम कहते हैं प्रतिरोधी। देखिए कभी कोई चोट लग जाती है, मान लो गिर जाता है कोई बच्चा, या फिर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो शरीर की जो बाहरी सतह जो होती है, हमारी जो त्वचा होती है, उस त्वचा के ऊपर घाव हो जाते हैं या कोई ना कोई जख्म हो जाते हैं, या मान लीजिए किचन में काम करते समय या कुछ भी करते समय अगर आपको स्किन पे कट लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए एंटीसेप्टिक काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो उस घाव पे क्या करने लग जाते हैं, अपनी वृद्धि करने लग जाते हैं, और उस वृद्धि को रोकने के लिए, ताकि संक्रमण ना फैले, हम क्या करते हैं, प्रतिरोधी को काम में लेते हैं। तो ऐसे रसायन जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को या तो रोकते हैं और या फिर उन्हें नष्ट कर देते हैं, लेकिन जीवित उत्तकों को हानि नहीं पहुंचाते। यही बहुत बड़ी बात होती है कि ये जीवित उत्तकों को हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि अगर आप स्किन के ऊपर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टिश्यूज़ को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। मगर एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं, ये एंटीसेप्टिक्स आपके शरीर के जीवित उत्तकों को हानि नहीं पहुँचाते, इसीलिए ये क्या है, उपयोग करने में सेफ है। इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक्स बोल देते हैं। अभी बताया था मैंने कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो जीवित उत्तकों पर, त्वचा के कटने या घाव होने पर, या अगर त्वचा संबंधी कोई रोग हो जाता है तो उसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हम कह रहे हैं कि बैक्टीरिया द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती है, पसीना भी आता है शरीर के अंदर, तो अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरियाज होते हैं इनका अपघटन होने से शरीर में क्या हो जाती है, एक दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। तो इस दुर्गंध को कम करने के लिए भी क्या किया जाता है, एंटीसेप्टिक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहें कि दुर्गंध नाशकों, माउथ वॉश के अंदर इसको काम में लेते हैं, डिओड्रेंट में भी इसको काम में लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो बॉडी से जो ऑर्डर आती है, जो दुर्गंध आती है, उस दुर्गंध को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे ही टूथपेस्ट में भी काम में आ जाता है, टूथ पाउडर में भी, और चेहरे के पाउडर जो फेस पाउडर वगैरह
बनाए जाते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को ऐड किया जाता है। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटीसेप्टिक हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ में भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुनते भी हैं, वो कौन होता है, डेटॉल। डेटॉल का तो देखा होगा आपने कि जब भी कोई चोट लगती है तो हम सबसे पहले उस चोट या घाव को साफ़ करने के लिए क्या काम में लेते हैं, डेटॉल को काम में लेते हैं। अब ये डेटॉल होता क्या है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डेटॉल क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं, एक है क्लोरोजाइलिनॉल और एक है टर्पिनियोल। ये क्लोरोजाइलिनॉल, जिसका दूसरा नाम पैराक्लोरोमेटाजाइलिनॉल भी है, और अल्फा टर्पिनियोल जो होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है। इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, डेटॉल होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, त्वचा के कटने तथा घाव पर इसका उपयोग करते हैं। देखते हैं कैसे। ये देखिए, डेटॉल सबके घर में मिल जाता है आसानी से। ऐसे ही सेवलॉन भी होता है, वो भी क्या करता है कि वो घाव के ऊपर जब कोई छिल जाती है स्किन या कहीं चोट लग जाती है तो उसको हम ट्रीट करने के लिए उसको हम क्या कर देते हैं कि जहाँ पे सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए ये डेटॉल या सेवलॉन जो होता है उसको कॉटन से इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं। अब बात आती है बाईथायोनल की। बाईथायोनल ये भी एंटीसेप्टिक है। आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारा जो साबुन है उस साबुन के अंदर क्या है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, ये शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। वो डिशुम डिशुम वाला ऐड सुनते हैं ना, लाइफ बॉय वाला, जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरियाज और उससे वो लड़ाई करते हैं, या डिटॉल वाला जो होता है जिसके अंदर आकर के लड़ाई करते हैं बैक्टीरिया से साबुन। तो बाईथायोनल क्या होता है, कोई भी जो साबुन होता है, जिस साबुन के अंदर आपको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ जो डेवलप करनी होती है, तो उसके लिए हम उसके अंदर ये बाईथायोनल को मिलाते हैं। देखो, साबुन में प्रतिरोधी गुण डालने के लिए बाईथायोनल मिलाया जाता है। और ऐसे साबुन जो होता है इसको हम कहाँ लगाते हैं, त्वचा की बाहरी सतह पर। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया की जो गतिविधि द्वारा उत्पन्न होने वाली दुर्गंध होती है उसको दूर करता है। ये होता है बाईथायोनल, जो क्या करता है, इन साबुनों के अंदर मिलाया जाता है ताकि क्या हो, शरीर से किसी प्रकार की कोई दुर्गंध ना आए। और ये वहाँ पर बैक्टीरियाज जो होते हैं उन बैक्टीरियाज के अपघटन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन एक प्रबल प्रतिरोधी है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है। और आयोडीन जो होता है, इसका आयोडीन का टिंचर नाम सुना होगा आपने। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वहाँ पर जब डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर क्या करता है, घाव को साफ़ करने के लिए एक आयोडीन का टिंचर उपयोग में लेता है। तो ये थोड़ा बहुत जलन तो उत्पन्न करता है, लेकिन ये क्या कर देता है, वहाँ पे जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों को एक बार के लिए पूरा नष्ट कर देता है, ताकि आपका घाव जो है वो क्या हो, वो ख़राब नहीं हो, उसके अंदर और ज़्यादा संक्रमण नहीं हो। आयोडीन का टिंचर, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो आयोडीन का अल्कोहल और पानी के मिश्रण में जो 2 से 3% विलयन होता है, इसी को ही हम आयोडीन का टिंचर कह देते हैं। काफ़ी बार सवाल पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर कि आयोडीन का टिंचर क्या होता है, तो ये आयोडीन का टिंचर होता है। और इसका उपयोग किस पे किया जाता है, घावों पर किया जाता है। एक्सटर्नली यूज़ करते हैं शरीर पर बाहरी तौर से। प्रतिरोधी का कभी भी उपयोग हम लोग शरीर के अंदर नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि प्रतिरोधी क्या होते हैं, ये प्रतिरोधी आपके जीवित उत्तकों को, हमने कहा ना जीवित उत्तकों को हानि नहीं पहुंचाते, तो एक्सटर्नली तो ये हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि डिटॉल पीता नहीं है कोई इंसान। डिटॉल हुआ, सेवलॉन हुआ, ये बॉडी के अंदर नहीं लिए जाते, इनका कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, बल्कि क्या होता है कि ये सिर्फ बाहरी जो त्वचा होती है, हमारी बाहरी सरफेस जो होती है त्वचा की, केवल वहीं पर अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद आता है बोरिक अम्ल। अब देखिए, जैसे डेटॉल हुआ या आयोडीन का टिंचर हुआ, क्या इसको हम लोग हमारी आँखों में काम में ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल प्रतिरोधी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। और स्ट्रॉन्ग अगर है तो इसलिए इसका उपयोग आँखों के लिए तो किया नहीं जा सकता। आँखें कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सॉफ्ट एरिया होता है हमारा आँखों वाला बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर हम इन प्रबल प्रतिरोधियों को प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बोरिक अम्ल, इसका जो तनु जलीय विलयन होता है, ये एक दुर्बल प्रतिरोधी होता है, और इसीलिए इसका उपयोग क्या करते हैं, आँखों से संबंधित घावों के लिए किया जाता है। जैसे आप ये आई ड्रॉप्स वगैरह देख सकते हैं, या जैसे आई वॉश वगैरह होता है, इनके अंदर क्या होता है, बोरिक एसिड होता है, जिसका जो जलीय विलयन है ये दुर्बल प्रतिरोधी होता है, यानी कि ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है, ये आपकी आंखों को हानि नहीं पहुंचाएगा। और इसके अलावा अगर हम डेटॉल यूज़ कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ जलन भी हो सकती है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे सामने आ सकते हैं। ये बात हुई हमारे किसकी, कि हम एंटीसेप्टिक्स किस तरह से काम में ले सकते हैं। अब जो तीसरा टाइप बच जाता है, एक चीज़ और कि हमने कहा था कि इनके और भी यूजेस होते हैं, वो देखो कैसे, ये क्या है, माउथ वॉश।
ये क्या है आपका बॉडी वॉश, ये बोले सुथौल, सुथौल का ऐड होता है, अक्षय कुमार भी आजकल इसका बहुत ऐड कर रहा है कि सुथौल से काम में लो, सुथौल को काम में लो। तो ये सुथौल भी क्या होता है, ये बॉडी ऑर्डर को कंट्रोल करता है। ये लिस्ट्रीन क्या होता है, ये लिस्ट्रीन आपका जो होता है माउथ वॉश होता है, जो कि हम लोग जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद में इसको काम में ले सकते हैं ताकि आपके मुंह से जो है वो दुर्गंध ना आए। इसी प्रकार से जो टूथपेस्ट वगैरह होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर दिया जाता है। इस तरीके से हम किसकी बात कर लेते हैं, ये हुए एंटीसेप्टिक्स। अब जो बचता है वो होता है डिसइंफेक्टेंट्स, रोगाणुरोधी या जीवाणुरोधी जिसको हम बोलते हैं वो होता है डिसइंफेक्टेंट्स। ये तीसरा टाइप है हमारे प्रति सूक्ष्म जीवियों का। देखिए रोगाणुरोधी या डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे रसायन होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन इनका उपयोग जो होता है वो अचेतन या निर्जीव वस्तुओं पर किया जाता है। इनका उपयोग किस पे किया जाता है, अचेतन या निर्जीव वस्तुओं, जैसे कि फर्श पे, घर में जब पोछा वोछा लगाते हैं हम लोग फर्श के ऊपर तो वहाँ पे काम में लेते हैं, या कोई उपकरण वगैरह हो गया उनको साफ़ करने में, या जो हमारी घर की जो नालियाँ वगैरह होती है, जल निकास व्यवस्था जो होती है उसके अंदर भी इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन इनका उपयोग जीवित उत्तकों पर नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना है इस चीज़ को कि इनका उपयोग हम जीवित उत्तकों पर नहीं कर सकते। एंटीसेप्टिक का कर सकते हैं जीवित उत्तकों पर, क्योंकि जीवित उत्तकों को एंटीसेप्टिक कोई हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन ये जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं इनका उपयोग हम जीवित उत्तकों पर नहीं कर सकते। ठीक है। अब एक ही प्रकार का जो पदार्थ होता है, अब वो रोगाणुरोधी की तरह भी व्यवहार कर सकता है और प्रतिरोधी दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। कैसे, हाँ, अगर हम इनकी सांद्रता को परिवर्तित कर दें तो ये किसकी तरह व्यवहार कर सकते हैं, दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि फिनॉल का जो 0.2% सांद्रता वाला विलयन होता है ये तो किसकी तरह कार्य करता है, प्रतिरोधी की तरह, और जो 1% विलयन होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, रोगाणुरोधी की तरह। तो एक ही पदार्थ अलग अलग सांद्रताओं पर रोगाणुरोधी और प्रतिरोधी दोनों की ही तरह कार्य कर सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो क्रिसॉल होता है, क्रिसॉल का जो विलयन है जो कि साबुन के रूप में होता है, थोड़ा चिपचिपा सा या चिकना चिकना सा बोल सकते हैं आप, कि साबुन के विलयन के रूप में होते हैं, वे लाइजॉल कहलाते हैं और इनका उपयोग रोगाणुरोधी के रूप में किया जाता है। हम ऐड देखते हैं टीवी के अंदर बहुत ज़्यादा इसका, लाइजॉल जो आपके क्या करता है, फ्लोर के ऊपर जितने भी कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको मारने का कार्य करता है। ठीक है। इसी तरीके से घर में पोछे वगैरह लगाने के लिए हम लोग फिनाइल भी काम में लेते हैं, तो ये फिनाइल भी क्या करती है, ये भी हमारे घर में जो अगर फर्श वगैरह पे कहीं पे कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो ये उनको मारने का कार्य करती है। तो डिसइंफेक्टेंट्स या हम जो जीवाणुरोधी की बात कर रहे हैं, ये जीवाणुरोधी कहाँ उपयोग में आते हैं, ये हमारे घरों में काम में आते हैं, लेकिन शरीर पर इनका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम एंटी हिस्टामिन्स की या प्रतिहिस्टामिन्स की हम बात करते हैं। प्रतिहिस्टामिन क्या होते हैं, शरीर में एक हिस्टामिन नाम का प्रोटीन होता है। थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन किया था फर्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में हमने, कि शरीर में एक प्रोटीन होता है एंटी हिस्टामिन, जो हमारे क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। और ये जो आपका हिस्टामिन होता है, जब कभी किसी इंसान को किसी चीज़ से कोई एलर्जी होती है, एलर्जी देखो किसी भी चीज़ से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, धूप से हो सकती है, पोलन ग्रेन्स यानी कि पराग कणों से एलर्जी हो सकती है, या किसी इंसान को किसी विशेष प्रकार के भोजन से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये हिस्टामिन जो होता है ये एलर्जी के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे देखो स्किन पे रैशेज हो जाना, या अगर बहुत ज़्यादा छींकें आती है, या नाक से जो है वो हम कह सकते हैं कि तरल का स्राव होता है, तो ये क्या होते हैं, ये एलर्जी के लक्षण होते हैं। और इन एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिहिस्टामिन या एंटी हिस्टामिन का। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रति एलर्जी औषध, यानी ये किसके विपरीत कार्य करती है, एलर्जी के अगेंस्ट कार्य करती है। तो ऐसे रसायन जो एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रति एलर्जी औषध कहते हैं। या दूसरा कह दें कि अगर ये रसायन हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो क्या कर रहा है, एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, तो इनको प्रति हिस्टामिन भी कहा जाता है। अब एलर्जी का कारण क्या होता है, हिस्टामिन नामक रसायन जो क्या होता है, त्वचा पे, फेफड़े पे या यकृत के ऊतकों और रक्त में उपस्थित होता है, तभी तो हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी नज़र आ जाता है। अब ये औषधियाँ क्योंकि क्या करती है, प्रतिहिस्टामिन के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के एलर्जी पर उपचार करने में प्रयुक्त की जाती है। जैसे मान लो शरीर के ऊपर क्या हो गए, दाने हो गए, या खुजली हो रही है, जलन हो रही है, या आँख आना यानी कंजक्टिवाइटिस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। रिनिटिस, नाक के श्लेष्मा में अगर सूजन आ जाती है तो नाक से क्या होता है, कंटिन्यू तरल पदार्थ बहता रहता है। छींक आना, नाक बहना, आँख, नाक, कान, गले में खुजली, ये सब क्या होती है, ये सब एलर्जीज होती है। तो इनसे आराम कौन दिलाता है हमें, इनसे आराम हमें दिलाता है प्रतिहिस्टामिन या प्रति एलर्जी औषध।
ये कुछ मार्केट के अंदर इस तरीके से आपको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन मिल जाएंगी जो एंटी हिस्टामिन क्या करेंगी, हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करके और शरीर में उत्पन्न होने वाले जो एलर्जी होती है उसको रोकती है। ठीक है, ये बात हुई किसके बारे में, एंटी हिस्टामिन्स के बारे में। अब बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के बारे में। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स या हम कह सकते हैं कि प्रतिनिषेचक औषधियाँ। प्रतिनिषेचक औषधियाँ क्या होती हैं? प्रतिनिषेचक औषधियाँ वो होती हैं जो क्या करती हैं कि जनन उत्पादकता को कम करने के लिए या अगर अनचाहा गर्भ होता है तो अनचाहे गर्भ के धारण से बचाव के लिए इनको प्रयोग में लिया जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करती हैं, जनरली विमेंस के ऊपर इनका उपयोग किया जाता है और ये क्या करती है, उनके जनन उत्पादकता को कम करने का कार्य करती है। जानते हैं कि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और इसलिए उस जनन दर को कम करने के लिए बहुत सारे कानून वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो जनन दर को रोकने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है गर्भ निरोधक गोलियाँ, इनमें संश्लेषित हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ये विमेन बॉडी के अंदर या महिला के शरीर में स्रावित होते हैं और इन्हीं को अगर हम बाहर संश्लेषित करते हैं तो ये संश्लेषित हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनके व्युत्पन्न जो होते हैं वो इन गर्भ निरोधक गोलियों के प्रमुख घटक होते हैं। और ये गोलियाँ क्या होती है, ये गोलियाँ महिलाओं के मासिक चक्र में और अंड निर्माण को क्या करती है, नियंत्रित करती हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है ये महिलाओं के अंदर अंडोत्सर्ग को रोकता है और संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन बोल सकते हैं, व्युत्पन्न बोल सकते हैं इसके, ये प्रोजेस्टेरॉन की तुलना में अत्यधिक प्रभावकारी होता है। यानी जो शरीर में प्रोजेस्टेरॉन होता है उसकी तुलना में जो बाहर संश्लेषित किए जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्न ये अधिक प्रभावी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने एक प्रतिजैविक प्रतिनिषेचक का, वो है नॉरएथिंड्रोन। ये संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न है जो कि क्या होता है, जनन नियंत्रण गोलियों के अंदर प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे ही एक और है नोवेस्ट्रॉल, ये एस्ट्रोजन व्युत्पन्न है जो कि प्रोजेस्टेरॉन व्युत्पन्न के साथ मिलकर के जनन नियंत्रण गोलियों के अंदर इसका भी प्रयोग किया जाता है ताकि हम क्या कर सकते हैं, बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, जन्म दर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जन्म दर को कम करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम में आती हैं। जैसे ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जो प्रमुख घटक होते हैं ये यही होते हैं, संश्लेषित प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के व्युत्पन्न जो क्या करते हैं, अनचाहे गर्भ को रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ वनस्पतियां भी होती हैं जिनके अंदर प्रतिनिषेचक गुण होते हैं, जैसे कि सोयाबीन, मटर का तेल, गाजर के बीज, बिनौले का तेल, इनमें भी क्या होते हैं, प्रतिनिषेचक रसायन पाए जाते हैं। जैसे कि मटर के तेल में मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोन, ये मेटाजाइलोहाइड्रोक्विनोन मिलता है मटर के तेल में जो कैसा इफेक्ट डालता है, प्रतिनिषेचक। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रतिनिषेचक रसायन हैं जैसे कि रूटीन हुआ, शेटलेरिन हुआ, सिप्रोटिरॉन हुआ, हेक्सामेथिल फॉस्फेवाइड हुआ, ये भी। मगर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने लायक होती है वो ये होती है कि इनका उपयोग जो होता है हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके कुछ विपरीत प्रभाव भी सामने आते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो इसलिए इनका कंट्रोल यूज हमें करना चाहिए। अगला है टॉपिक एंटा एसिड्स, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रति अम्ल। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, तो एंटा एसिड्स या प्रति अम्ल जो होते हैं इनका उपयोग हम करते हैं आमाशय की अम्लता को कम करने के लिए। हम बहुत बार सुनते हैं कि एसिडिटी हो गई है, तो एसिडिटी क्या होती है कि जब आमाशय के अंदर बहुत अधिक मात्रा में रक्त उसका अम्ल का स्राव हो जाता है। कौन से अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर जो आमाशय होता है उसका माध्यम कैसा होता है, अम्लीय होता है, और वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उसका स्रवण लगातार होता रहता है जो भोजन को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। लेकिन यदि किसी कारणवश हम लोग क्या कहते हैं कि एसिडिटी यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि आप चाय अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, अचार मुरब्बे का सेवन करते हैं, या एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं, या आप अनियंत्रित रूप से खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर में क्या हो जाता है, आमाशय में जठर रस में अतिरिक्त HCl अम्ल जो होता है ये स्रावित होने लग जाता है। और जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, आमाशय में pH का जो स्तर होता है ये pH का स्तर गिर जाएगा, यानी pH का मान बहुत ही कम हो जाएगा और माध्यम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो pH का स्तर अधिक गिर जाए तो पेट में क्या हो जाता है, अल्सर बनने लगता है और ये आमाशय की दीवारों को क्या करेगा, क्षति पहुँचाएगा, घाव कर देगा आपके आमाशय के अंदर। तो ये एंटा एसिड्स होते हैं। हम टीवी में ऐड देखते हैं कि नहीं एंटा एसिड्स के बारे में कि एसिडिटी इनो 6 सेकंड में काम शुरू, ये सब वही चीज़ें होती है जो एसिडिटी को दूर करने के लिए काम में ले जाती हैं। तो इनो क्या है, इनो एक एंटा एसिड ही है जो बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर आमाशय की जो अम्लता होती है उसको दूर करने का कार्य करता है।
अब प्रति अम्ल में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि आपके एसिडिटी को दूर कर देते हैं? तो हम कहते हैं कि ये लवण होते हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ये सब किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? ये सब के सब एंटा एसिड्स या हम कह सकते हैं प्रति अम्लों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर है एंटासिड्स। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट एंटासिड्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एंटासिड आपका काम करता है। इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, नाम सुनते हैं हम लोग। जेल्यूसिल, लिक्विड होता है, एसिडिटी को दूर करने में काम में आता है। डाइजीन का नाम भी सुना होगा, डाइजीन भी क्या है, एक एंटासिड ही है। नोट, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए जानने के लिए, वो ये है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अधिक मात्रा को हम एंट एसिड के रूप में प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो जलीय विलयन होता है ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और जो क्या है प्रबल क्षार है। यानी कि अगर इसको अधिक मात्रा में काम में लेंगे तो ये आमाशय के माध्यम को क्या करेगा, क्षारीय बना देगा, और आमाशय में और अधिक अम्ल स्राव को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, जिससे एसिडिटी कम तो होगी नहीं बल्कि और क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आजकल मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है हमारे लिए एंटासिड के रूप में। एक होती है सिमिटिडीन, मार्केट में टेगामेट के नाम से मिलेगी, और रेनिटिडीन जो मार्केट में जेंटेक के नाम से मिलेगी। इनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, अति अम्लता यानी एसिडिटी के उपचार में कर सकते हैं। ऐसे ही लेंसोप्रेजोल और ओमेप्रेजोल जो होते हैं ये भी हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए काम में आते हैं और बहुत जल्दी क्या करते हैं, हमें अम्लता से राहत दिलाते हैं। ये देखिए ये क्या है, सिमिटिडिन टेगामेट। तो ये सिमिटिडिन टेगामेट मार्केट में इस तरीके से मिलता है, और ये है आपका रेनिटिडिन या जेंटेक जो कि मार्केट में इस तरीके से अवेलेबल होता है, और ये दोनों ही एसिडिटी को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला है ओमेप्रेजोल। हमने कहा ओमेप्रेजोल भी होता है एक, और एक होता है लेंसोप्रेजोल। तो ये दोनों औषधियाँ भी क्या होती है, एसिडिटी को दूर करने के लिए काम में ली जाती हैं।